नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इन शॉर्ट के पहले सेशन में। मुझे आशा है कि आपको पहला सेशन पसंद आया होगा। पार्ट ए, पहले सेशन का पार्ट ए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि हम आपको आपके इस प्रोग्राम को आपके अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार ढाल सकें। क्योंकि देखो, ये एज ए मेंटर, एज ए टीचर और इतने सारे बच्चों की कॉपियाँ और उनका एक्सपीरियंस देख के मुझे जो चीज़ें मिसिंग लगती है आपके आंसर्स में, वो चीज़ें मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। और इतना डेप्थ में नहीं कि आपकी टाइम खा जाए, और थोड़ा सा बहुत सरल में, ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं और आप जाकर वहाँ जो भी आंसर उस तरह के आएंगे, प्रश्न उस तरह के होंगे, वहाँ पर आप या तो लिख पाओ या इंटरव्यूज़ वगैरह में आपके थॉट उस तरह से बना पाओ। तो सेकेंड वाले पे अपन चलते हैं। सेकेंड सेशन है इसका, फर्स्ट सेशन का सेकेंड पार्ट है। सर्वेश्वर भूरे, रजत बंसल, रोहित सिंह, ये डीएम है, आईएएस है। इनको अवार्ड्स मिले हैं गवर्नमेंट एक्सीलेंस के। किस पे अवार्ड मिले, क्या मिले, क्या एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, इन तीनों से हम देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसमें नीति आयोग ने क्या कहा है और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और राज्यों ने क्या क्या अच्छा किया है, एमपी के 72 सहित, वो अपन इसमें देखेंगे। 13th जो लोक अमेंडमेंट है, ये श्रीलंका से रिलेटेड है और ये सिंहली भाषा को लेकर इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ एक आइडिया देखेंगे, क्योंकि एमपी में ज़्यादा है भी नहीं, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखें ताकि प्री में फंस जाए तो हम लिख पाएँ। भोपाल रामसर वेटलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एनजीटी ने अच्छी बात कही है, तो वो हम देखेंगे। हैदरपुर वेटलैंड, तो ये सिर्फ एक प्री का फैक्ट के रूप में, चूंकि भोजपुर की ये भोपाल रामसर या भोजताल की बात हुई थी, तो इस पर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। फिर ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो एक्स्ट्रा हैं वो हमने इसमें ली थी, बार बार चर्चा में आती हैं, जैसे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये पुराना है, कोई नया नहीं है, आप जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानता होगा सरल भाषा में एक बार समझ लेंगे। CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये अपन देख लेंगे कि दोनों प्रिंसिपल क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड अगर देखा जाए तो। म्युनिसिपल बॉन्ड, एक लोकल गवर्नेंस में और इन सब में कैसे फंडिंग की, फाइनेंस ऑटोनॉमी का प्रयास किया है, वो हम यहाँ देख लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकल गवर्नेंस पे प्रश्न खूब आते हैं। अहोम जो साम्राज्य जो असम का था, उसमें ये मैडाम करके जो है जगह, इसको आसाम में है और इसको यूनेस्को के लिए इसने प्रयास किया, ये शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ यूनेस्को की साइट्स और कुछ फैक्ट देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा ताकि हम आपके अकॉर्डिंग इसे ढाल पाए। पहला वही सर्वेश्वर भूरे जी, डीएम है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अवार्ड मिला है इनको। अवार्ड क्या है? पढ़ाई तो हर द्वार, ये इन्होंने इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है। तो ई लर्निंग का जबरदस्त इकोसिस्टम या इन्होंने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या वातावरण तैयार किया है, और बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है, बहुत सारी क्लासें इन्होंने रिकॉर्ड कराई है। तो जैसे एक टीचर्स का पूल बनाया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने, और स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया है। हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? हमारा जो एजुकेशन वाला पार्ट है पेपर 2 में, उसमें कर सकते हैं, गवर्नेंस में कर सकते हैं, पबेड में कर सकते हैं, एथिक्स में कर सकते हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स। ये एक इनका कोट है जो, या उसमें एक लाइन थी जो मुझे ठीक लगी, आप भी इसे ऐसे को स्टार्ट करने में, एथिक्स में, है ना, और इंटरव्यूज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एक बच्ची ने बोला कि सर मुझे 12th में मेरिट में आना है ताकि मैं आपकी तरह कलेक्टर बन सकूं। इन्होंने रिप्लाई किया, बेटा मेरे से भी अच्छे कलेक्टर आप बनना। ठीक है, इस तरह का। तो एक ग्रास रूट लेवल पर मेंटर, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर एक बहुत अच्छा गाइड करने वाला, प्रमोट करने वाला, इस तरह की प्रशासक भूमिका निभा सकते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको कोट कर सकते हो। रजत बंसल, इन्होंने इनोवेशन और स्टार्टअप में काम किया, और मेनली अच्छा इनका ऐसा हो जाता है कि बस्तर जैसे डिस्ट्रिक्ट में किया,
तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की एक्टिविटीज़, और टफ भी उतना ही है, चैलेंज भी उतना ही है। तो ये इन्होंने किया। थिंक बी करके इनके प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव का नाम है, ये भी हम कोट कर सकते हैं, ये भी हम कोट कर सकते थे, पढ़ाई तो हर द्वार, है ना, ये सब भी। टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन और स्टार्टअप, और ये सब 15 स्टार्टअप के आसपास ये प्रमोट कर रहे हैं, उनका मेंटरशिप कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने खोला है। तो इस तरह का, तो बस्तर जैसे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी प्रवृत्ति को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात। रोहित सिंह, मतलब इसको तो बहुत ही जगह इंसा से डेविएट करके, आंदोलन से डेविएट करके, ट्राइबल्स में वैल्यूज इनकलकेट करके, और ट्राइबल डेवलपमेंट का अलग ही मॉडल, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया जैसे के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ ये हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ये तो एमपी के ही हैं, नरसिंहपुर के कलेक्टर हैं। इन्होंने आपका प्रशासन आपके आंगन, जो प्रशासन में एक ऐसा होता है ना कि पीपल टू पीपल, और मतलब G2C या G2P बोलें अगर सही, जनता पीपल, तो वो जो गैप है वो इन्होंने दूर किया है। निदान करके प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है, आपका प्रशासन आपके आंगन में ही, और 20 से ज़्यादा कैंप लगाए, 14,000 से 14,000 से ज़्यादा इन्होंने एप्लीकेशन सॉल्व की। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ओवरऑल हर ही पेपर के लिए। मतलब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, और अगर हम पेपर 1 में देखें तो वहाँ भी आप कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हो। पेपर 2 में भी है, ठीक है, पेपर 2 में तो है ही है, ठीक है। पेपर 3 में पर्यावरण, एनर्जी, उन सब में भी ऐसा नहीं, पर इस तरह के एग्जाम्पल कोट किए जा सकते हैं। एथिक्स में तो बहुत शानदार है, ऐसे में बहुत शानदार एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में शानदार है कोट करने के लिए, तो ये हम उसमें बोल सकते हैं, ठीक। ये तीनों आप बिल्कुल याद रखोगे, थोड़ा सा इनको पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। मैंने बोला था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में कि इसमें कुछ पहले तो थोड़ा सा ये कि 6,000 से 8,000 रुपये प्रति साल दिए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, सूक्ष्म मैक्रो इकोनॉमिक, सॉरी था ना, मतलब एक कृषकों के बीच में एक सर्टेन अमाउंट देना ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, एक स्थिरता आ सके। तो उस स्थिरता को जनरेट करने के लिए बहुत सही चीज़ें, ठीक है। तो मैं यह चाहता हूं कि आप ये वर्ड यूज करें, है ना, कि भाई मतलब हम हिंदी में तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया है, हिंदी में इस तरह से कि भाई किसानों के बीच में एक आर्थिक स्थायित्व, ठीक है, एक वृहद आर्थिक स्थायित्व, या मैक्रो इकोनॉमिक छोड़ो, पर एक आर्थिक स्थायित्व के एक निश्चित फंड दें जिससे एक आर्थिक गतिविधियों में स्थायित्व आ सके, उनकी डिमांड कंटिन्यूस बनी रह सके, एक लिविंग स्टैंडर्ड कंटिन्यू बना रह सके। इस तरह का चीज़ें यहाँ पर अपन बता सकते हैं। ये आंकड़ा दिया है, ये शायद ही याद रहे, मुझे नेसेसरी भी नहीं लगता। 110 मिलियन लोग बेनिफिशरीज क्रॉस कर गए। नीति आयोग ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने बोला है कि यार तुम UBI जैसा करो, इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी तक पहुंचाओ, जो और भी वनरेबल ग्रुप, ये वनरेबल ग्रुप बहुत अच्छे से समझना। वनरेबल ग्रुप होता है कि मान लो कोई भी खतरा आया और उसमें से अगर ये 3 व्यक्ति पे खतरा आया तो सबसे ज़्यादा खतरे से प्रभावित कौन हुआ, वो वनरेबल है, वो मोस्ट वनरेबल है। मतलब कोई भी खतरा, कोई भी क्राइसिस झेलने की क्षमता, ठीक है, जिसमें कम होती है वो ज़्यादा वनरेबल होता है, ठीक। तो वनरेबल ग्रुप्स जो जैसे बच्चे हैं, जो ये है अपने ट्रांसजेंडर्स हैं, वुमन है ना, डाइवोर्स्ड वुमन है, इस तरह की चीज़ें है ना। तो और लेबर्स को यूज आप दो, सिर्फ ज़मीन वाले ही नहीं कि जिनके पास ज़मीन है वही नहीं, जो लैंडलेस लेबर हैं, जो फार्म लेबर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन पे भी आप फोकस करो। तो ये बहुत अच्छा इंक्लूजन जैसा एग्जाम्पल दिया है और ये बहुत सही है। दूसरी बात, पहले ये UPSC प्री के लिए बहुत शानदार प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि पहले ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही था, अब सभी को है, सभी फार्मर्स को, मतलब बड़े को भी है। अब जैसे मैं क्या करता, जैसे मतलब सामान्यतः क्या सोचते हैं कि जब प्रश्न आता है UPSC में, ऑब्जेक्टिव में
कि भाई ये सभी के लिए है, तो अपन सोचते हैं कि यार क्यों भाई बड़े किसानों को क्या ज़रूरत है, ठीक है। जैसे एक बार प्रश्न एक ऐसा आया था कि मनरेगा किस किस के लिए एप्लीकेबल है या कौन कौन उसमें लाभार्थी हो सकता है, तो उसमें ऐसा ऑप्शंस थे कि बीपीएल हो सकते हैं, SC ST हो सकते हैं, या और कोई जो मतलब और कोई जो 80 पे है जिनका मतलब इनकम टैक्स नहीं देते हैं, या उस तरह का बहुत सारे, तो उसमें फॉर ऑल था, तो वो टिक करने में एलिमिनेशन में बड़ी दिक्कत थी। तो उस तरह का यह सवाल वैसा बन सकता है, क्योंकि अपन सोच सकते हैं बड़े किसानों को क्यों, पर ये सभी किसानों के लिए है, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन मॉडल बहुत सही है कि हम 5% बेनिफिशियरीज को तो क्रॉस चेक करेंगे कि लाभ मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, ये सब के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर मध्य प्रदेश का इसी जैसे स्कीम्स हैं, भावांतर भुगतान, उड़ीसा तेलंगाना का है राइथू बंधु, और उड़ीसा का कालिया, ये बहुत फेमस है कालिया, याद भी रह जाएगा, वर्ड भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हम याद रखें, और जहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट नहीं बन रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, या इस एग्जाम्पल देने में पॉइंट नहीं बन रहे, तो लिख दें इनको, उसमें क्या दिक्कत है। खाली छोड़ने से या बकवास करने से तो ये पॉइंट ठीक ही फायदा करेंगे, तो ये अपन लिख सकते हैं। 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंका वाला है, वो सिंहली जो वहाँ की भाषा है, सिंहली, और जो वहाँ तमिल है जो माइनॉरिटी है, उन भाषा से संबंधित है, मतलब ये तमिल भाषा को मेन स्ट्रीम में लाने से संबंधित है। इंडिया इसका हमेशा पक्ष कर रहा है, तो ये याद रखें बस, ठीक है। और तो सिंहली और तमिल भाषा का ये दिक्कत है, तमिल को इसमें, सिंहली तो वहाँ की मूल भाषा है, तमिल को इसमें प्रमोट करना चाह रहे हैं। ये एक बहुत फेमस एग्रीमेंट हुआ था, अगर आप श्रीलंका के बारे में पढ़े, 1987 का इंडोर, वो जो LTT का प्रोसेस चल रहा था, तो इस एग्रीमेंट का भी आप ध्यान रखें। या श्रीलंका संबंधित कहीं भी, मान लो MPPSC में भी अगर सवाल आते हैं क्योंकि नेबरिंग पड़ोसी देश तो हैं ही, और कभी न कभी ऐसा एग्जाम्पल और ये सब लिखने में आ जाता है, तो वहाँ भी हम ये कोट कर सकते हैं, इस तरह का एग्रीमेंट लिख सकते हैं, उससे थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले भोपाल रामसर वेटलैंड, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। NGT ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और मध्य प्रदेश का ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों को फटकार लगाई है। इसमें इशू क्या है कि वहां पर क्रूज वेसल चलते हैं, ठीक है, और अभी तो बीच में पॉइंट आएगा कि अभी तो 50 पैसेंजर का चलता है, और अभी और बढ़ाने की बात चल रही है कि नहीं हेवी क्रूज चलाएंगे, ठीक है। तो उस पर फटकार लगाइए कि वो भोज वेटलैंड के लिए सही नहीं है, ठीक है, कि ये क्रूज और ये सब पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है इस तरह के मैन मेड वेटलैंड्स के लिए, और ये रामसर साइट भी है। तो NGT ने ये कहा है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तो बहुत सारे, जैसे एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, भोजताल खुद में सवाल आ सकता है, तो उसका अभी लेटेस्ट पॉइंट से बच्चे बोलते हैं भोजताल पे सर 3 मार्कर में क्या लिखें, तो पहला तो लिखो भैया ये क्या है, मैनमेड है, वेटलैंड है, कहाँ पर है। दूसरा इसका कुछ इसकी विशेषताएं हो, जैसे अपन ने यहाँ पे बोला भोज वेटलैंड बराबर भोजताल प्लस छोटा और छोटा तालाब, 2 पार्ट में बांटा है, बड़ा तालाब छोटा तालाब, ठीक है। फिर इनका सोर्स पानी का और ये सब बता सकते हैं। तीसरा मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स या रिसेंट पॉइंट होना चाहिए, तो ये NGT वाला मुद्दा आ जाएगा इसमें कि हाल ही में पॉल्यूशन को लेकर NGT ने इसमें फटकार लगाई है ना, या ये वेसल्स को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर। तो क्या है अपन देख लेते हैं। मेनली 50 पैसेंजर्स का 2011 में अलाउ किया था वेसल्स, और अभी 2023 में कैपेसिटी बढ़ाने की बात चल रही है, उस पर NGT ने फटकार लगाई है। क्रूज वेसल जो ये पॉल्यूशन का मेन सोर्स माना जाता है। EPA एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही होगा ये, 1986 है ना, उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ने भी खुद का नोटिफिकेशन था इसका कि नॉन मोटराइज्ड बोट्स चलेंगी, ऐसे सब जगह 2022 का जो इसका नोटिफिकेशन था उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
भोज वेटलैंड अपन ने देख लिया। अब अपन इन टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। ये क्या बार बार पढ़ते रहेंगे ना, ये टर्मिनोलॉजी तो अपन यूज भी करेंगे, और कहीं प्री वगैरह में प्रश्न आ गया या मेंस में कोई पॉइंट बनाने की बात आई तो वहां अच्छे पॉइंट भी बना पाएंगे। सीपीसीबी कंट्रोल, जो सेंट्रल का कंट्रोल बोर्ड है, एक वैधानिक संस्था है। वाटर एक्ट से 1974 में स्थापित हुई है। एयर एक्ट से भी इसको पावर मिलती है, ठीक है, वहां से भी ये डिसीजन देता है। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट के अधीन है, तो ये कोई ट्रिकी नहीं है, ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां हम फंसे। एनजीटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस। अब मतलब शायद ही मैं कल्पना कर सकता हूं कि कोई ऐसा सोचे कि एनजीटी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या उसमें आएगी, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल है तो लॉ और मिनिस्ट्री और जस्टिस में ही आएगी। ये भी एक वैधानिक संस्था है, 2010 में स्थापित हुई है। एनवायरनमेंट केसेस को डील करना और उनका स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उन जो निर्णय हुए हैं उनको तेजी से इम्प्लीमेंट करना। एनजीटी ने बहुत अच्छी इमेज बनाई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। बड़े बड़े फर्म या बड़े बड़े प्रकरण में इन्होंने फाइन लगाया है, अच्छे डिसीजन लिए हैं, ठीक है। एक जस्टिस थे, उनको तो जो इनिशियली थे, अभी मैं नाम उनका भूल गया हूं, उनको तो ग्रीन जस्टिस ही बोला जाने लगा था, ठीक है, तो वो भी अपन देख लेंगे। और जैसे वो एक यमुना बैंक में वो श्री रविशंकर जी का या किसी का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी एनजीटी ने बहुत अच्छे डिसीजन दिए थे, ठीक है। वहां से इसकी मतलब इस संस्थान की इमेज बहुत अच्छी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। हैदरपुर ऐसे ही एक यूपी में वेटलैंड है। हाल ही में किसानों ने मतलब वहाँ पर क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल खूब है, ठीक है, तो उनके खेतों में पानी भर जाता है, तो उस पानी को ये इस वेटलैंड के थ्रू और उसमें से निकासी का ऐसा कुछ, तो ये जो टॉक्सिकेशन और या इसकी प्रजातियों को खतरा है इस पानी निकासी से और इन सब से, तो उसलिए चर्चा में है वेटलैंड को लेकर। तो ये कोई प्री में आ जाए, ये मेनली यूपीएससी वाले बच्चों की ये आ सकता है कि उस तरह का वो एक खोपचे से उठाकर और इस तरह का टर्म दे देते हैं या प्लेस दे देते हैं, तो उसमें फिर हमको मतलब वहाँ हम टिक कर पाते हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं। अगला देखते हैं अपन, बहुत अच्छा है, पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल सीधी बात है, जिसने प्रदूषण फैलाया है और जो अब इस प्रदूषण से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस नकारात्मक प्रभाव को रोकने की जो लागत है वो जिसने प्रदूषण फैलाया है वही भुगतेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आर्थिक दृष्टि से वो है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि अभी का जो ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज है वो डेवलप्ड कंट्रीज ने फैलाया है भाई, क्योंकि 1750 या मेनली 1850 से बोलें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उन्होंने ही लिया है सबसे ज़्यादा। तो अभी जो एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए फंडिंग चाह रहे हैं, उसमें ये डेवलप्ड कंट्रीज ही ज़्यादा फंड करें, ये हमारा यहाँ पर कहना है, ठीक है। तो पॉल्यूटर्स पे हो गया, इसको हम आराम से यूज करें। अभी चर्चा में क्यों रहा था, स्विट्जरलैंड ने कोई फिशरीज को लेकर, सब्सिडी को लेकर अभी कुछ एग्रीमेंट हुआ था, तो स्विट्जरलैंड उसमें साइन किया या स्विट्जरलैंड उसका सदस्य बना, उसलिए अपन को ये शब्द इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। पॉल्यूटर्स पे हो गया, फिर हो गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। इसमें भी सीधा सा मतलब है कि देश की स्थिति, देश के योगदान के अनुसार दायित्व अलग अलग होंगे। जैसे भाई, जैसे इंडिया जब ऐसे आर्गुमेंट पे है और यूएसए, तो इंडिया बोलता है यार हमारे 11 भारतीयों के बराबर आपका एक सिटीजन कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेज, हमारे 11 भारतीयों के बराबर एक तुम्हारा अमेरिकन सिटीजन कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेज, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है तुम्हारा, हम लोग तो अभी गरीबी में से ही नहीं निकाल पाए हमारे लोगों को, हमारे तो यहाँ भुखमरी जैसी सिचुएशन है, तो हमको तो अभी विकास करने से मत रोको आप लोग, ठीक है। हमसे जितना कंट्रीब्यूट हो पाएगा कि भाई इस विकास की जर्नी में हम जितना ग्रीन एनर्जी
या रिन्यूएबल एनर्जी को साथ में लेके चल सकते हैं, उतना हम लेके चलेंगे। लेकिन हम आपसे आप बोलो जो मानक कि नहीं आप ये जीरो कर दो, वो जीरो कर दो, उससे हमारा विकास हैम्पर हो जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो वो हम नहीं कर सकते अभी, ये वहाँ पर तो दायित्व तो हम निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग हम दायित्व निभाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आप लोगों को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, हमको थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से कम निभानी चाहिए। CBDR सिंपल भाषा में ये कहता है, UNFCCC का मान्य सिद्धांत है ये। इन्होंने कहा है भाई वास्तव में इसी तरह से सॉल्यूशन होना चाहिए। म्युनिसिपल बॉन्ड्स तो क्या है, देखो अपने यहाँ स्थानीय निकाय पे बहुत सारे सवाल आते हैं, और फंडिंग इन निकायों की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। जैसे इंदौर में स्वच्छता वो है ना, स्वच्छता के लगातार रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, पर कई बार न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ने में आता है कि इसकी कॉस्ट बहुत चुका रहे हैं, है ना, मतलब रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा दबाव है नागरिकों पर और इन सब पर, क्योंकि भाई देखो चाहिए ही ना निगम को, तो अगर उस तरह की सफाई मेंटेन करनी है, उस तरह के इक्विपमेंट्स लाने, उस तरह के कर्मचारी लाने, इस तरह से प्रशिक्षण देना, तो बिल्कुल चाहिए पैसा। तो वो फंडिंग का सोर्स होना चाहिए। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स बहुत अच्छा फंडा था कि भाई बॉन्ड जारी करते थे हर निगम, और जिस तरह से निगम की परफॉर्मेंस है, जैसे अभी इंदौर निगम की बहुत अच्छी इमेज होनी चाहिए और है भी, तो उनके बॉन्ड लोग खरीदते थे, और चूंकि निगम अच्छा फंक्शन करेगा तो बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी, है ना, और फायदा होगा आर्थिक, और निगम के पास भी धन मिलेगा, पैसा मिलेगा अपने प्रोजेक्ट वो करने के लिए। तो सरकार, स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उनसे इंडिपेंडेंट होकर और अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना, उसके लिए पर्याप्त पैसा होना। 97 में बेंगलुरु ने पहला ज्वाइन किया था। वित्तीय स्वायत्ता इससे आ जाती है। जैसा मैंने कहा था कि अहोम साम्राज्य किससे, असम से रिलेटेड रहा है, और हाल ही में मैडाम करके इसको, ये होड़ में है, किसकी होड़ में, यूनेस्को में शामिल होने की। सबसे इंपॉर्टेंट ये यूनेस्को की 40 साइट है इंडिया में, ठीक है, 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स है। 32 सांस्कृतिक में से एक भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये पहली हो सकती है। तो ये भी यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो ये एक फैक्ट है, और एमपीपीएससी वालों को तो अपन को तो लिखने को होना, ठीक है, कि भाई जहाँ भी यूनेस्को, सांची, खजुराहो, ये सब सवाल आते रहते हैं, तो अपन तो ये फैक्ट अपने काम आएगा इंट्रोडक्शन में और इन सब में। तो ऐसे बार बार इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, शायद अब हो गया है ना, बार बार इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे और रिकॉल करेंगे, जैसे रोज करंट अफेयर में हम रिकॉल करते हैं, तो ये हमारी टिप्स पे हो जाएंगे, और हमको जो क्लास में याद नहीं आता है ना लिखते समय, वो याद आने लगेगा। तो उसी पर्पज से हम लोग ये सीरीज चलाएंगे। आप इसमें बताएं कि हम और क्या संशोधन कर सकते हैं, टाइम बढ़ाएं घटाएं, इस तरह के आप सुझाव दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।